हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 30वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसकी बात सुनकर अश्विन जी हैरान थे। वो क्या कह रहा था? क्या उसने कभी प्रकृति से प्यार नहीं किया? उन्होंने उसे देख हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अध्याय? ये झूठ है ना? तुम प्रकृति से प्यार करते थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ आपको। बेहतर होगा अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी छोटी बेटी को ना खोए। वैसे भी आपने कुछ छोड़ा तो है नहीं। उस लड़की ने कभी अपने पिता का प्यार देखा ही नहीं, तो वह अपने आपको कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए मिस्टर सिसोदिया। जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा ना, आप पछताएंगे, माफ़ी मांगेंगे उससे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वह आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने उसे इतना हर्ट किया है ना कि अब वह कभी भी आपको अपने पिता के तौर पर देख ही नहीं पाएगी। अध्याय की यह बात अश्विन जी को अंदर तक कचोट गई। वह कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। अध्याय ने उनको देखते हुए आगे कहा, वैसे मैं बता दूं आपको, अपनी बेटी से कहिएगा जाकर कि बार बार उसके या आपके आने और मुझे कन्विंस करने की कोशिश करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की है और वह है तनिष्ठा। मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अश्विन जी कुछ पलों तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अध्याय एक बार प्लीज़ उससे मिल तो लो। अध्याय ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मेरे और मेरी पत्नी के बीच डिफरेंसेस लाने की कोशिश करना बंद कीजिए। और दूसरी बात, रही बात मिलने की, तो एक बार दोस्ती के नाते मैं अपनी कोशिश कर चुका हूँ। लेकिन आपकी बेटी ने उन मोमेंट्स की फ़ोटो तनिष्का को सेंड की। जानते भी हो कितने ट्रामा में थी वो, कितनी इनसिक्योर थी उस टाइम पर। जब अध्याय ने उन फोटोज़ की बात छड़ी तो अश्विन जी के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए। यूँ लगा कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। और अध्याय की आंखों से ये बच नहीं पाया। उसने गहरी नज़रों से उन्हें घूरते हुए कहा, डोंट टेल मी कि इन सब के पीछे आपका हाथ था। अश्विन जी ने अपनी नज़रें चुराते हुए जल्दी से कहा, ऐसा नहीं है अध्याय, मैं बस चाहता था कि मेरी दुनिया बेटियाँ खुश रहे। माय फुट, ये क्यों नहीं कहते कि इस सिर्फ आप प्रकृति की खुशी चाहते थे? ये क्यों नहीं कहते कि तनिष्का को हर्ट करके उसे उसका सब कुछ छीनना चाहते थे? ये क्यों नहीं कहते कि आपसे हजम नहीं हो रहा है कि वह खुश है? यह क्यों नहीं कहते कि आप उससे उसकी इकलौती खुशी और उसकी दुनिया छीनना चाहते हो? अदा ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा। अश्विन जी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली और आपने आंखें मीच ली। अध्याय ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, गेट आउट फ्रॉम माई केबिन, अभी के अभी निकलिए मेरे ऑफिस से और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाइएगा अपनी। आपने जो अच्छी हरकत की है ना, इसके बाद मैं आपको तनिष्का के आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। तरस जाएंगे आप अपनी बेटी को देखने के लिए। चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूँ। अश्विन जी ने फिर से कुछ कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाए वो, और चुपचाप उठकर केबिन से निकल गए। उनके केबिन से निकलते ही राम अध्याय के केबिन में आया। उसे अध्याय के सेक्रेटरी ने बताया था कि अश्विन जी अध्याय से मिलने आए हैं, इसलिए राम तुरंत केबिन में चला आया था। लेकिन अध्याय को इस तरह गुस्से में बैठे देख उसे काफ़ी अजीब लगा। उसने तुरंत जाकर अध्याय को संभाला। इधर स्वयं खुश था कि तनिष्का ने उसे माफ़ कर दिया। आज वह कॉलेज भी नहीं गया था। वह नहीं चाहता था कि तनिष्का अपने एग्ज़ाम के बीच उसकी वजह से प्रेशराइज हो, इसलिए उसने उसे ना परेशान करने की सोची। और इस वक्त वह अपने घर पर था। तभी किसी के हिल्स की आवाज़ हॉल में गूंजी। स्वयं ने सिर उठाकर उस तरफ देखा तो प्रकृति वहाँ से चली आ रही थी। स्वयं के माथे पर उसे देखकर बल पड़ गए। उसे इतना तो पता था कि ये लड़की तनिष्का का अच्छा कभी चाह ही नहीं सकती, लेकिन इस वक्त स्वयं को सिर्फ तनिष्का से ही तो मतलब था। उसे वह अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी और प्रकृति उसका जरिया थी जिसे वह तनिष्का को हासिल कर सकता था। प्रकृति ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो स्वयं, और कैसा चल रहा है तनिष्का के साथ? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। बड़े बड़ी डींगे हाँक कर गई थी ना यहाँ से।
अध्याय को अपना बनाने का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसका क्या हुआ? क्योंकि उस हिसाब से तो अब तक तुम्हें अध्याय को अपना बना लेना चाहिए था, है ना? स्वयं ने उसकी बात काट कर उस पर तंज कस दिया और इस वक्त स्वयं के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी, मानो वो प्रकृति का मजाक बना रहा हो। प्रकृति को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो स्वयं के आगे कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने स्वयं को देखकर कहा, तो तुम ही तनिष्का को अपना बना लो, इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा ना, मुझे अध्याय मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा प्यार। स्वयं ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब क्या और कैसे करना है। मैं तनिष्का से प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तुम्हें देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता कि तुम अध्याय से प्यार करती हो या फिर वह तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मैंने उसे जिस तरह से तनिष्का के साथ देखा है, मैं 101% श्योर हूँ कि वह तनिष्का से प्यार करता है। मैं तो फिर भी पागल हूँ तनिष्का के पीछे, लेकिन उसका प्यार मेरे प्यार से काफ़ी अलग है, समझी तुम? इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ और कहीं और जाकर किसी और का मूड ख़राब करो। नाउ गेट लॉस्ट। स्वयं ने उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करते हुए उसे घर से निकल जाने को कह दिया। प्रकृति कुछ कह न सकती थी और हमेशा की तरह अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर वो वहाँ से निकल गई। इधर मिहिर जब घर पहुँचा तो श्री उसे दरवाजे पर मिल गई। श्री ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मिहिर इस टाइम घर के बाहर से आ रहा हुआ। हमेशा तो वह 9 बजे ऑफिस चला जाता था और अभी तक 8:30 बज चुके थे और वह अपने कमरे से निकलने की बजाय बाहर से आ रहा था। श्री ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली, ये तुम बाहर से भीग के आए हो? भीगे हुए क्यों हो और कहाँ से आ रहे हो? उसके अचानक से पूछने से मिहिर थोड़ा हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, वो तो मैं बस यही गार्डन में था, पानी दे रहा था पौधों को, मैं आज तो भीग गया। श्री ने अपने हाथ बांधते हुए मुंह बनाकर कहा, गार्डन में तो मैं थी, समझे? तुम तो बहाने बनाना बंद करो और बताओ कहाँ से आ रहे हो? मिहिर फिर से कोई बहाना सोचने लगा कि तभी श्री उसके करीब हुई और उसे स्मेल किया। उसे किसी गालिश परफ्यूम की स्मेल आई। उसकी आंखों में शैतानी चमक उतर आई। उसने मिहिर को देखते हुए कहा, झूठ क्यों बोल रहे हो? भाभी के पास थे ना? सच सच बताओ, तुम्हारे बॉडी से भाभी की परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तुम सच में भाभी के पास थे ना? उसकी बात सुनते ही मिहिर हड़बड़ा गया। वो उसे कुछ कहता इससे पहले ही श्री ने आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से कहा, अगर तुम भाभी के पास नहीं थे तो किसके पास थे? क्या तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं भाभी छोड़कर चली गई ना? तुम इसी के लायक हो, नालायक कहीं के। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद कर अपनी। मेरा कहीं कोई चक्कर नहीं चल रहा, समझी? तो जब देखो तब उल्टा ही बोलती है। श्री ने तुरंत कहा, तो फिर बताओ ना कहाँ थे? मिहिर ने भी फ्लो में जल्दी से कह दिया, आहिरा के पास था। यह सुनते ही श्री के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं मिहिर अचानक से सो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह से श्री को बता देगा, लेकिन श्री ने यह चाल चली ही इसलिए थी। अब मिहिर को तो पता था कि वो पूरा दिन उसे चिढ़ाती रहेगी, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता था। उसने गलती से उसे सच जो बता दिया था। मिहिर ने उसकी बात को टालते हुए कहा, मेरा दिमाग मत खा, मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट भी हो रहा है। यह बोल वह तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन श्री कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो उसके पीछे पीछे जाती हुई, तुझसे ना एक दिन भी सब्र नहीं हुआ ना? तो वहाँ पर पहुँच गया, वो भी भाभी के पास। सीरियसली? वैसे तो गया कैसे? पता तो नहीं लगा। और इतनी रात को तेरे लिए दरवाज़ा किसने खोला? क्या तूने भाभी को बुलाया था? श्री ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले, मानो वो ये स्टोरी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। लेकिन मिहिर ये जानता था कि ये सारे सवाल नहीं ताने थे जो वो उस पर मार रही थी। अचानक से मिहिर चलते चलते रुक गया और उसने मुड़कर श्री को घूरकर देखा और कहा, चुपचाप से एक तरफ जाकर बैठ जा।
अगर इस बार मेरे पीछे आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू। श्री एकदम से बर्फ की तरह जम गई। मिहिर की आंखों में साफ वार्निंग थी। एक पल को श्री मुंह बनाकर काउच पर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में फिर से कोई खुराफाती ने जन्म ले लिया। अब भला श्री शांत रह जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। मिहिर नहाकर वापस आया, तब तक श्री सोफे पर बैठी हुई अपने फ़ोन में लगी हुई थी। उसने जब मिहिर को देखा तो तुरंत आहिरा को फ़ोन लगा दिया। इधर आहिरा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने हड़बड़ाते हुए पर्स से फ़ोन निकाला और बिना देखे पिक करते हुए कहा, तुम पहुंच गए क्या ऑफिस? देखो पहुंच गए हो तो थोड़ी देर चुप करके अपने कैबिन में बैठ जाओ, मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। तभी दूसरी तरफ से श्री के हंसने की आवाज़ आई। आहिरा ने हैरानी से अपना फ़ोन कान से हटाकर देखा तो श्री का नाम अपने देखकर उसने अपना माथा पीट लिया और वापस से कान पर फ़ोन रखा। तुम हो? मुझे लगा मिहिर है और ऑफिस पहुंच गए हैं। श्री ने हंसते हुए कहा, भाभी ये महाशय अभी तक यहीं हैं और कमाल की बात है कि ये अभी अभी भीगा हुआ बाहर से आया था। आहिरा ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अब एहसास हुआ कि मिहिर और वो दोनों वॉशरूम में एक साथ भीग रहे थे और उसने जल्दबाजी में मिहिर को ऐसे ही भगा दिया था। तभी आहिरा ने हकलाते हुए कहा, ओह अच्छा ऐसा क्या? श्री ने मिहिर की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। वो जानता था कि ये लड़की अपनी बातों से ही आहिरा को एम्बेरस्ड फील करवा देगी। मिहिर ने श्री को घूरते हुए कहा, क्या कर रही है तो? उसकी आवाज़ में वार्निंग साफ थी। श्री उसे देख हड़बड़ा गई। श्री ने छोटा सा मुंह बनाकर मिहिर को देखा और बोली, भाभी से बातें कर रही हूँ, अब मैं अकेली करूँगी क्या? तू तो ऑफिस चला जाएगा, मैं अकेली बोर हो जाऊँगी। यहाँ पर आंटी तो अपने कामों में लगी रहती है, भला मैं क्या करूँ? शॉपिंग तो मैं अभी 2 दिन पहले ही करके आई थी और मेरा तो कोई यहाँ पर दोस्त भी नहीं है। इधर आहिरा उसकी सारी बातें सुन रही थी। मिहिर कुछ कहता कि उससे पहले ही आहिरा की फ़ोन पर आवाज़ आई, श्री तुम्हारे भाई को फ़ोन देना ज़रा। श्री ने तुरंत फ़ोन मिहिर की तरफ कर दिया। मिहिर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा तो श्री ने कहा, भाभी को बात करना चाहती है तुमसे। मिहिर ने फ़ोन लेकर कान पर लगाया और हेलो कहा। आहिरा ने तुरंत कहा, श्री को लेकर यहाँ आ जा, यहाँ पर सच में वो बोर हो जाएगी। यहाँ पर सब लोग होंगे तो उसका मन भी लगा रहेगा और फिर दोनों बच्चे भी हैं तो उनके साथ भी वो खेल लेगी। मिहिर को भी ठीक लगा। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है मैं इसे लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें वहीं से लेकर ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। आहिरा ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। मिहिर ने श्री को देखा और बोला, जल्दी से अपना सामान बांधे। श्री ने जैसे ही सुना उसकी आंखों में चमक उतर आई। वह जल्दी से वहाँ से ऐसे रफू चक्कर हुई जैसे वहाँ वो थी ही नहीं। उसकी जल्दबाजी देख मिहिर मुस्कुरा दिया। अवंतिका जी ने मिहिर को देखा और बोली, आहिरा अभी भाई साहब और भाभी जी की एनिवर्सरी तक वहीं रुकने वाली है, ऐसे में श्री वहाँ रहेगी तो यह सबसे अच्छा होगा। वैसे भी घर परिवार का माहौल उसने कभी देखा ही नहीं। मिहिर ने उसे देखा और उसने गहरी सांस भरकर बोला, मैं समझ रहा हूँ माँ, लेकिन आप भी जानती है कि वो बाहर से जितना हंसती खिलखिलाती है अंदर से वो उतनी ही टूटी हुई है। अवंतिका जी ने मिहिर की बात सुनी तो वो भी कुछ उदास सी हो गई और धीरे से बोली, पता नहीं बेचारी बच्ची की ज़िंदगी में इतने दुख क्यों लिखे हैं। मिहिर ने उनके पास जाकर उन्हें साइड हक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम हैं ना उसके साथ, आप चिंता मत कीजिए। अवंतिका जी हल्के से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद मिहिर श्री को लेकर राणा मेंशन के लिए निकल गया। इधर तनिष्का का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उसे आज सार्थक के साथ जाना था, लेकिन उसने सार्थक से कहा कि वह अध्याय के ऑफिस जाएगी, इसलिए वो वहाँ से टैक्सी करके अध्याय के ऑफिस के लिए निकल गई और थोड़ी देर में वह अध्याय के ऑफिस के सामने थी। उसने जाकर सीधे अध्याय की प्राइवेट लिफ्ट ली और उसके केबिन में पहुंच गई। जब वह केबिन में आई तो अध्याय के चेहरे पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे और वह लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसे तनिष्का के आने का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। तनिष्का ने जब उसे इतना बिजी देखा तो जल्दी से जाकर उसे पीछे से हक करते उसके गालों को चूम लिया और चहक कर बोली, सरप्राइज़।
अध्याय चौंक गया और उसने तुरंत लैपटॉप को फोल्ड कर दिया। उसने हैरानी से तनिष्का को देखा और शॉक्ड होकर कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसके इस तरह के एक्सप्रेशन की उम्मीद तनिष्का को नहीं थी। उसे लगा था कि उसे देख अध्याय खुश होगा, लेकिन वह तो हैरान था। उसका मुंह उतर गया और उसने उसे देख कहा, आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आई यहाँ पर? आप नाराज हो? उसने अध्याय से पूछा। अध्याय को एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की। उसने तुरंत प्यार से तनिष्का के चेहरे को थामा और मुस्कुराकर उसके माथे को चूमकर कहा, नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई, लेकिन मेरी जान, तुमने जो हरकत की ना, उसने मुझे हैरत में डाल दिया। और मुझे पता है, मेरे साथ साथ जो लोग इस लैपटॉप पर मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग में मौजूद थे, वो भी हैरान ही में होंगे। यह सुनकर तनिष्का आंखें बड़ी करके अध्याय को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि वह ऑनलाइन मीटिंग पर था। तनिष्का के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने गड़बड़ कर दी, पर मैंने नहीं सोचा था कि आप मीटिंग में होंगे। मुझे लगा आप काम कर रहे हो। मुझे नहीं पता था, सच्ची। अध्याय उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराया। उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करो वहाँ पर, मैं मीटिंग ख़त्म करके जल्दी से आ रहा हूँ। तनिष्का ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। अध्याय ने फिर से लैपटॉप ओपन किया और सबको देख आराम से कहा, सॉरी जेंटलमैन, एक्सट्रीमली सॉरी। स्क्रीन पर मौजूद हर किसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। एक ने तो पूछ भी लिया, मिस्टर राणा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये किसी को पता नहीं था, और वह भी इतनी प्यारी। सिर्फ एक झलक देखने को मिली हमें, मिलवाएंगे नहीं हमें? अध्याय की नज़र हल्के से ऊपर उठी और उसने तनिष्का को देखा, जो उसे ही देख रही थी। अध्याय ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, शी इज़ माई वाइफ, और मिलवाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। ये सुनकर हर कोई शॉक में था कि अध्याय की शादी हो चुकी थी, लेकिन अब तक किसी को पता क्यों नहीं था। अध्याय ने इस बात को यहीं ख़त्म कर देगा, मेरी पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन फिर कभी करेंगे, फ़िलहाल अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए वह फिर से अपने काम में बिजी हो गया। तनिष्का उसे देख रही थी। काम के टाइम पर अध्याय एकदम सीरियस होता था। उसका ऑरा काफ़ी अलग था। हाँ, वह कोई डोमिनेटिंग या क्रूएल पर्सन नहीं था, ना ही वो किसी वर्ल्ड पर हुकूमत करने वाला बिजनेसमैन या कोई फिर राजा था। लेकिन हाँ, अध्याय में एक अट्रैक्शन ज़रूर था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उसकी पर्सनैलिटी, उसके लुक सब 10/10 थे। लेकिन उससे भी बेहतर तनिष्का को ये लगता था कि अध्याय के पास एक ऐसा दिल था जिसमें सिर्फ प्यार था, और उस दिल की धड़कन वो खुद थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अध्याय उठकर तनिष्का के पास आया और उसे देख बोला, तुम घर नहीं गई आज? तनिष्का ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे आपके पास आना था। अध्याय ने उसके करीब होते हुए हल्के से अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाया और कहा, खाना खाया तुमने? तनिष्का ने ना में गर्दन हिला दी। अध्याय उठा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो लंच करके आते हैं। तनिष्का ने तुरंत उसकी कलाई थाम ली। अध्याय उसे देखने लगा तो वह उठते हुए बोली, आपके हाथ का खाना खाना है? उसने इतनी मासूमियत से कहा कि अध्याय चाहकर भी ना नहीं कर पाया। उसने ओके कहा और कहा, चलो। यह बोल वो उसे लेकर निकल गया। तनिष्का काफ़ी खुश थी, लेकिन जब अध्याय ने गाड़ी घर के रास्ते पर न लेकर दूसरी तरफ मोड़ दी तो तनिष्का ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, मुझे आपके हाथों का खाना खाना था, आप घर क्यों नहीं चल रहे हैं? अध्याय ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, सब्र करो जान, घर ही तो जा रहे हैं ना। थोड़ी देर बाद अध्याय ने घर के सामने गाड़ी रोकी और कार से उतर गया। उसने तनिष्का के लिए दरवाज़ा खोला। तनिष्का ने उस घर को देखा और कहा, हम ये कहाँ आ गए और यह घर किसका है? अध्याय ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा घर है ये। तनिष्का हैरानी से उसे देखने लगी तो अध्याय मुस्कुराकर बोला, ये मैंने जब खरीदा था तो सोचा था कि अपनी वाइफ को गिफ्ट करूँगा, मुँह दिखाई के तौर पर, लेकिन हमारे केस में तो सब कुछ उल्टा ही हुआ। मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया, और फिर एक के बाद एक इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि इसके बारे में मेरे दिमाग से ही निकल गया था।
लेकिन आज ये घर में इसके ओनर को गिफ्ट कर रहा हूँ, समझी तुम। अध्याय तनिष्का को लेकर अंदर आया। वह घर कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। असल में तो वो एक कॉटेज जैसा था, जिसमें 3 कमरे और एक गेस्ट रूम, ओपन किचन और हॉल था। किचन के साइड में डाइनिंग एरिया सेट था। तनिष्का उस घर को ही देख रही थी। उसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट काफ़ी सुंदर था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक सा आ गया था। अध्याय ने जाकर किचन संभाल लिया। उसने अपने स्लीव ऊपर फोल्ड की और एप्रिन पहन लिया, जबकि तनिष्का घूमकर पूरा घर देख रही थी। उसके लिए बिल्कुल अलग सा था, अलग सी खुशी देने वाला। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। पूरा घर वो घूम घूम कर वापस अध्याय के पास आई और उसने जल्दी से जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। उसकी पीठ पर अपना फेस रब करते हुए धीरे से बोली, थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। सब कुछ? अध्याय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आखिर तुमसे प्यार करता हूँ ना मैं। लेकिन अभी के लिए मुझे छोड़ो, खाना बनाने दो मुझे, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा बेबी। लेकिन तनिष्का ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसे छोड़ा। कुछ पल बाद अध्याय को एहसास हुआ कि उसकी शर्ट गीली हो रही है। वह जल्दी से तनिष्का को खुद से दूर कर किया। तनिष्का की आंखों में आंसू थे। अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए परेशान सा बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तनिष्का ने उसे देखा और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। अध्याय ने उसके सर को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश की। तनिष्का उसके सीने से लगे सुबकते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर ऐसी खुशियों भरी ज़िंदगी मैंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोची थी। जो कुछ था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अध्याय ने तुरंत उसे खुद से दूर किया और उसे देख बोला, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है तानी। तुम अच्छी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे है, और मेरे लिए काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। मुझे बाकी किसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी अब नहीं पड़ना चाहिए ना। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम ये डिज़र्व नहीं करती। तुम सबसे बेस्ट डिज़र्व करती हो तानी, समझी तुम। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बेस्ट करूँ। मैं बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता तानी, लेकिन आने वाला वक्त में तुम्हें खुशियाँ दूँ, ये मेरा हक भी है और मेरा फ़र्ज़ भी। ये कहकर उसने तनिष्का को अपने सीने से लगा लिया। तनिष्का ने भी उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। अध्याय उसके इमोशन समझ रहा था। एक ऐसा इंसान जिसे कभी किसी से प्यार नसीब नहीं हुआ और अचानक से उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जो उसे हर खुशी दे रहा था। लेकिन अध्याय को उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से तनिष्का को शांत करवाया और फिर खाना खिलाने में बिज़ी हो गया। अब उसे अपनी बीवी का मूड अच्छा जो करना था। अध्याय ने तनिष्का को कमर से पकड़ हल्के से उठाया और किचन स्लैब पर बैठा दिया और उसे देख बोला, अपना मूड ठीक करो, अब खाना बना तो रहा हूँ ना मैं। तुम्हारे कहने पर सोच कर देखो, अच्छे खासे बिजनेसपति को तुमने बावर्ची बना रही हो, फिर भी तुम्हारी आंखों से टेशवे बह जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक ही काम हो सकता है। तुम्हें अगर रोना है तो मैं फिर खाना नहीं बना रहा। तनिष्का ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रो रही, वह तो बस मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अध्याय ने उसके माथे से अपना माथा हल्के से टकराया और मुस्कुरा कर कहा, अच्छा कभी कभी इमोशनल हो जाती हो? तनिष्का ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने धीरे से उसकी नाक को चूमकर कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, और फिर से खाना बनाने में लग गया। थोड़ी देर बाद अध्याय ने खाना रेडी कर दिया था। उसने तनिष्का को डाइनिंग टेबल पर जाने को कहा। तनिष्का झट से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अध्याय ने तनिष्का के लिए प्लेट में खाना निकाला और उसके पास बैठकर उसे पहला निवाला अपने हाथों से खिलाया। तनिष्का ने हैरानी से अध्याय की तरफ देखा। अध्याय ने उसे इस तरह जब खुद को देखते पाया तो कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है क्या?
तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? तनिष्का ने झट से उसके गाल को चूमते कहा। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। अध्याय ने हल्के से हंसते हुए कहा। इसलिए तो हस्बैंड नंबर 1 भी हूँ मैं। तनिष्का उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। दोनों ने आराम से खाना खाया और एक दूसरे के साथ को पूरी तरह एंजॉय किया और वापस शाम तक घर लौट आए। तनिष्का और अध्याय घर आए तो आहिरा वहाँ हॉल में ही थी। उसके साथ श्री भी बैठी हुई थी। मिहिर श्री को सुबह यहाँ छोड़ गया था। आहिरा ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन श्री ने उसे अपने साथ रोक लिया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर आहिरा ही यहाँ नहीं रहेगी तो वह यहाँ पर रहकर क्या ही करेगी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को अच्छे से जानती भी नहीं थी, जो कि ठीक भी था। इसलिए मिहिर ने आहिरा को भी छुट्टी करने का कह दिया। आहिरा ने अध्याय और तनिष्का को देखा, फिर मुस्कुराकर श्री को देखते कहा, इनसे मिलो श्री, ये है मेरे भैया भाभी। श्री ने मुस्कुराकर दोनों से हेलो कहा। अध्याय तो उससे मिलकर तुरंत ही चेंज करने चला गया। तनिष्का जल्दी से आहिरा के पास जाकर बैठ गई। अध्याय ने उसे उनकी तरफ जाते देखा तो पीछे से आवाज़ देते बोला, अपना बैग मुझे दो, फिर जाकर वहाँ बैठो, और हाँ, पहले हैंड वॉश करके आओ, फिर बैठना उनके साथ। तनिष्का ने पाउट बनाकर बोली, ये गलत बात है, मैं पापा से शिकायत कर दूँगी, अगर मुझे डांटा भी तो। अध्याय उसे घूरने लगा। वो उसे कहाँ डांट रहा था, उसने तो एक नॉर्मल सी बात कही थी। लेकिन अगले ही पल तनिष्का ने उसे अपना बैग पकड़ा दिया और तुरंत हाथ धोने भाग गई और जल्दी से वापस आकर उन दोनों के पास बैठ गए। श्री तनिष्का की हरकतों को देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब भी लगा। अहिरा ने उसके मन की बात को समझते कहा, असल में भाभी के पास ब्रह्मास्त्र है जो कभी चूक नहीं सकता। श्री ने उसे देखा तो अहिरा बोली, मेरे भैया से बचने के लिए ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। मम्मी से शिकायत कर दूंगी या पापा से। और कमाल की बात यह है कि मेरे मम्मी पापा भाई से ज़्यादा भाभी की सुनते हैं। इनफैक्ट मम्मी पापा ही नहीं, हम सब भी ऐसे ही हैं। इस मामले में भाई से ज़्यादा प्यारी तो हमें भाभी हो गई है। इस बात के लिए तो भाई भी शिकायत करते हैं। श्री ने मुस्कुराकर कहा, ये बात तो है, आप मेरे और मिहिर के केस में देख लीजिए। आहिरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सबने साथ में डिनर किया। अध्याय अपनी स्टडी में जाने को हुआ कि सार्थक ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अध्याय ने उन्हें देखा और कहा, स्टडी रूम में जा रहा हूँ। क्या हुआ, कोई काम था क्या आपको सार्थक जी? तो ये बानी बोली, बेटा काम ऐसे ही बीच में 2 दिन है हमारे हाथ में भूल रहा है, तो एक बार के लिए थोड़ा सा अपने ऑफिस के काम को साइड कर दे और जो हम करने वाले हैं उस पर भी फोकस करते हैं। अध्याय ने तुरंत कहा, वो तो तनिष्का कर रही है ना, अभी मेरा क्या काम है, पर जब मेरा काम होगा तो मैं खुद कर लूँगा। तभी अथर्व ने जल्दी से तानी के पास जाकर कहा, देखो भाभी, आपको अकेले छोड़कर जा रहे हैं, इन्हें कोई पड़ी ही नहीं है। सोच कर देखो, आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए मामा जी और मामी जी ने आपको डांट दिया तो इनको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही। सब लोग हैरानी से छोटे से बच्चे को देखने लगे। अध्याय ने घूरकर अथर्व को देखा और बोला, देख, ऐसा है मेरे छोटे प्यारे से भाई, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, वह तो होने से रहा, मैं भूला नहीं हूँ। इससे पहले भी तुमने तानी को प्रपोज किया था, वो भी सीधा शादी के लिए। अथर्व ने जैसे ये सुना उसने अपना मुंह फुला लिया। श्री ने अथर्व को देखते कहा, ये तो अलग ही खेल रहा है। तभी अथर्व ने अध्याय को देखा, वो तो आपने पहले ही भाभी से शादी कर ली, वरना मैं उनसे शादी करता। अध्याय अभी उसे घूर रहा था। ये सुनकर आयात ने जल्दी से कहा, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। उसके ये कहते ही सबकी नज़रें अब आयात पर थी। श्री तो बड़े इंटरेस्टिंग से ये सब देख रही थी। उसे तो यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा था। अथर्व ने जल्दी से आयात का हाथ पकड़ते कहा, हाँ तो तुमसे ही करूँगा ना, भाभी की तो शादी हो गई है ना, तो भाभी से थोड़ी ना कर सकता हूँ। आयत ने जल्दी से कहा, प्रॉमिस। अथर्व ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। आहिरा ने पानी को देखा, कहा, वैसे भाभी कितना सही रहेगा ना अगर आयु बड़ी होकर आपकी बहू बनी तो।
तो मतलब सोच कर देखो, अपने बेटे और बहू को खुद ही पाल कर बड़ा किया है आपने। ये सुनने में कितना इंटरेस्टिंग देगा। वानी हंसते हुए, इंटरेस्टिंग तो है, वैसे मैंने कभी ये नहीं सोचा था, पर मुझे मेरा बच्चा काफ़ी सीरियस लग रहा है इस मामले में। आयु का पता नहीं, बचपने में ये सब बोल रही हो, लेकिन अथर्व अथर्व को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वो जो भी बोलता है वो सीरियस होकर ही बोलता है। तभी तनिष्का ने कहा, वो सब ठीक है, मुझे ये बताओ करना क्या है। और गौरव भाई कहाँ है? वो मुझे अकेले छोड़कर कहाँ भाग गए? अब तो बहुत उछल रहे थे, भाभी को करना है, भाभी को करना है, अब कहाँ गए? अध्यय ने उसे देखा और बोला, वो आ जाएगा, थोड़ा लेट होगा उसे आने में। आउट ऑफ टाउन था, किसी मीटिंग के लिए गया था वो। आने के बाद सुना लेना उसे, पर आज तो रहने देना, थका हुआ होगा बेचारा। आहिरा और बानी ने मिलकर अब तनिष्का को प्लान समझाना शुरू किया। उसे बस करना ये था कि इन 3 दिनों के लिए केशव जी और शर्वी जी को घर से कुछ दूर रखना था। तनिष्का के चेहरे पर कुछ शिकन उभर आई और उसने उन सबको देख कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं बहाना क्या बनाऊं? मैं आपके कहे अकॉर्डिंग तो सब कुछ कर रही हूँ। मुझे क्या पता है कि क्या कहूँगी मैं जाकर मम्मी पापा को। आप घर से चले जाओ, सिर्फ 2-3 दिन के लिए, ऐसे थोड़े ही अच्छा लगता है। उसकी शक्ल देखकर अध्याय को हंसी आ गई। तनिष्का ने पास में पड़ा कुशन उठाकर उसके मुंह पर दे मारा और घूर कर बोली, ज़्यादा हंसी आ रही है आपको? तभी पीछे से आवाज़ आई, इतने से इसका क्या होगा तानी, जोर से मार यार। सबने उस तरफ देखा तो राम और सिया खड़े थे। सिया ने राम को घूरते हुए कहा, तुम्हें भी पड़ जाएगी, चुपचाप से चलो। उसकी बात सुनकर राम ने मुंह बना लिया। आज दोनों के हाथ खाली नहीं थे, दोनों अपना लगेज लेकर आए थे। आहिरा ने राम को चिढ़ाते हुए कहा, भाई की बेइज्जती, यूँ तो हमेशा भाभी आपको घर से निकालती है, तो आप यहाँ आकर डेरा जमा लेते हो। क्या आज परमानेंट निकाल दिया गया है क्या भाभी ने, जो सूटकेस लेकर आए हो? क्या बात है आखिर? ये कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक और होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। राम ने उसे घूरते हुए कहा, बेवजह पिटने वाले काम मत कर बेटा, बहुत पछताएगी तुम। आहिरा का मुंह बन गया। श्री बड़े ध्यान से उन सब की बॉन्डिंग देख रही थी। वो कभी ऐसे माहौल में रही नहीं थी, लेकिन आज वो यहाँ थी तो उसे महसूस हो रहा था कि उसने कितना कुछ मिस किया है अपनी लाइफ में। राम आकर सोफे पर पसरते हुए बोला, भाई सीधी सी बात है, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ यहीं पर शिफ्ट हो रहा हूँ, समझी तुम? आफ्टर ऑल पता नहीं कितना प्लान एग्जीक्यूट करने होंगे हमें इस पार्टी को सक्सेस बनाने के लिए। वह सब यूं ही बातें करते हुए सारे प्लान डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद बारी आई प्लान एग्जीक्यूट करने की। सुबह सुबह के लिए तनिष्का के लिए नया टारगेट सेट कर दिया गया। सारी बातें कंफर्म होने के बाद सब जाकर अपने अपने कमरे में सो गए, लेकिन श्री को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वजह थी नई जगह, वह चाहकर भी नहीं सो पा रही थी, इसलिए वह उठकर बालकनी में चली गई और एकटक आसमान को देखने लगी। यहाँ उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में वह कमियाँ दिख रही थी जो हमेशा से उसकी ज़िंदगी में रही। कितना कुछ था उसके दिल में कहने को, लेकिन कह नहीं पा रही थी वो। उसने गहरी सांस भरकर खुद से कहा, इट्स ओके श्री, सब ठीक है। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, सबकी किस्मत भी तेरे जैसी नहीं होती। कम से कम इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिसके साथ तू हंस बोल सकती है, और यह काफ़ी खुशी की बात है। वह खुद को ही दिलासा देने में लगी हुई थी, तभी एक कार घर में एंटर हुई। श्री हैरान थी, इस वक्त कौन था जो आया था। वह गर्व के बारे में तो भूल ही चुकी थी, उसे आइडिया भी नहीं था कि कौन आ रहा है। उसने सोचा कि बाहर निकलकर देखना चाहिए, तो वो कमरे से बाहर हॉल में आई कि तभी हॉल का दरवाज़ा खुला। घर में काफ़ी अंधेरा था। श्री को यह तो समझ आ रहा था कि कोई अंदर आया है, लेकिन उसका चेहरा वो देख नहीं पा रही थी। घर में अंधेरे में ही आगे बढ़ते खुद से कहा, कोई नहीं जाग रहा है क्या? भूख लगी है यार। उसने तो इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर कोई खड़ा है और वह मिहिर से बात कर रही थी। अब जब सोने जा ही रही थी कि श्री की चीख सुनाई दी। वो बाहर आई और आकर जल्दी से हॉल की लाइट ऑन की और हैरान
से सामने का नज़ारा देख गई। गर्व श्री को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। जैसे ही लाइट ऑन हुई उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ चिल्ला पड़े, तुम दोनों ही हैरान परेशान से एक दूसरे को देख रहे थे। और वहीं आहिरा को भी उन दोनों का समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। गर्व ने श्री को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सेम सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? श्री ने उसे घूरते हुए कहा। गर्व ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा, ओ मैडम, तुम कोई हूर की परी हो जिसका मैं पीछा करूँगा? जिस घर में तुम खड़ी हो ना, वो मेरा घर है, समझी तुम? यहाँ खड़ी होकर तुम मुझसे ही बोल रही हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, जबकि मुझे तो यहाँ सीन ही कुछ दूसरा लग रहा है। मैं नहीं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। और एक सेकंड, तुम मेरे घर में इंटर कैसे हुई? श्री अभी कोई जवाब देती थी, उससे पहले ही आहिरा ने कहा, गर्व ये कैसे रिएक्ट कर रहा है तू? वो ननद है मेरी। ये सुनकर तो गर्व को एक झटका सा लगा। वहीं आहिरा की ननद थी और यह सुनते ही उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। श्री ने आहिरा को देखा और बोली, ये आपका भाई है भाभी? आहिरा ने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये मेरा छोटा भाई है। श्री ने गहरी सांस लेकर तुरंत खुद को शांत कर लिया और आराम से बोली, मैं चलती हूँ भाभी, नींद आ रही है। यह बोल वह तुरंत अपने कमरे में चली गई। गर्व बस उसे जाते देखता रहा। बाद में आहिरा को देख बोला, भूख लगी है यार, खाना गर्म कर दे। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, चप्पल ना मारूं मैं तुझे? ये क्या तरीका था बात करने का? गर्व ने मुँह बनाया और बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं पता था कि वो तेरी ननद है, खाना तो खिला दे। आहिरा उसे घूरते हुए किचन में चली गई। गर्व जल्दी से जाकर चेंज करके नीचे आया। आहिरा ने उसे खाना परोसा और बोली, तू खाकर क्यों नहीं आया? हम सबको लगा था लेट आएगा तो खा पी कर आएगा। गर्व ने खाना खाने के लिए रुकता तो और लेट हो जाता, इसलिए सोचा घर पर खा लूँगा। आहिरा उसके पास ही बैठी रही। जब गर्व ने अपना खाना खत्म किया तो अंगड़ाई लेते हुए बोला, थैंक यू मोटी, अब तू भी जाकर सो जा। आहिरा ने उसकी पीठ में एक मुक्का जमाते हुए कहा, नालायक कहीं का। गर्व ने उसे घूरा लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके बाद आहिरा भी सोने चली गई। अगली सुबह तनिष्का ने अपनी प्लान एग्जीक्यूट किया। सुबह नहा धोकर वह जल्दी से केशव जी और शैलवी जी के पास पहुंच गए। सब लोग वहीं उसके पीछे छुपकर उसे देख रहे थे। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो सबने उसे आगे जाने का इशारा किया। तनिष्का ने जल्दी से जाकर शैलवी जी को पुकारा, मम्मी। शैलवी जी ने उसे देखा और कहा, अरे तनिष्का, आओ ना बेटा। तनिष्का पास गई और मुस्कुराकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा के लिए चाय बना रही थी। शैलवी जी ने जवाब दिया। तनिष्का ने अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से कहा, कुछ कहूँ आपसे? शैलवी जी उसे देख बोली, हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें? तनिष्का ने जल्दी से कहा, मम्मा, मैं क्या बोल रही थी कि अभी नया साल आने वाला है, इसलिए मैं चाहती थी कि आप और पापा काशी विश्वनाथ के दर्शन कराओ। शैलवी जी ने चौंक कर उसे देखा और कहा, अचानक से तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आया? तनिष्का ने जल्दी से कहा, अरे मम्मा, वो तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि आपको जाना चाहिए ना, अच्छा रहेगा, 2-3 दिन आराम से घूम के आओगी तो। शैलवी जी ने बड़े गौर से उसे देखा। ये लड़की आज ऐसी बातें क्यों कर रही थी? तनिष्का ने जब यह देखा कि वह शायद उस पर कोई डाउट कर रही है तो वह जल्दी से बोली, आप नहीं जा रहे हो ना? तो मैं पापा से बोलूँ, वो पक्का मेरी बात मानेंगे। यह बोल वह तुरंत शैलवी जी के कमरे में भाग गई। शैलवी जी ने उसे हैरानी से देखती रह गई। उन्होंने खुद से ही कहा, अब इसे ये क्या हुआ है? लेकिन इधर तनिष्का ने केशव जी को तुरंत अपनी बात मनवा ली और तो और उन्हें 2 टिकट तक थमा दी थी। वह हैरान थे। उन्होंने उसे देख कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तनिष्का ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप जाओ, जाकर घूम कर आओ, अच्छे से एंजॉय करना। यह बोल उसने जल्दी से उन्हें बैग हक करते हुए गाल पर किस की और वहाँ से भाग गई। केशव जी हैरान थे। शैलवी जी चाय लेकर आई। उन्हें हैरानी से खड़ा देख बोली, अब आप ऐसे क्यों खड़े हैं मूर्त बने हुए? अब आपको क्या हो गया? केशव जी ने मुस्कुराकर उन्हें टक्कर दिखाते हुए कहा,
हमारी बेटी हमें काशी विश्वनाथ भेज रही है। शैलवी जी ने उन्हें देखते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है उसे, ऐसे अचानक ही काशी विश्वनाथ का ख्याल कैसे आया। अब जो भी ख्याल आया है अच्छा है, हो आते हैं, उसका भी मन रह जाएगा। अब उसने टिकट भी बुक कर दिए हैं तो चलते हैं ना। केशव जी ने उनकी बात पर हामी भर दी। इधर तनिष्का ने जैसे ही सबको आकर बताया कि उसने अपना काम कर दिया है तो सब काफ़ी खुश हुए। राम ने उन सबको देख कहा, चलो ठीक है, आज शाम तक अंकल आंटी निकल जाएंगे, फिर हम आराम से पार्टी की तैयारी शुरू कर देंगे। सबने उसकी बात पर हामी भर दी। सबने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। गौरव अभी तक सो रहा था। अध्याय ने जाते हुए आहिरा से गौरव को ना उठाने को कहा। वह जानता था कि वह थका हुआ होगा और अपने भाई को इतना भी वो परेशान नहीं करना चाहता था। राम और अध्याय दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उसने रास्ते में तनिष्का को कॉलेज ड्रॉप किया और अपने काम पर चला गया। इधर गर्व 10 बजे उठा। वह नीचे आया तो आहिरा दिखी। उसने उसे जाकर चिढ़ाते कहा, और मोटी, तू ऑफिस क्यों नहीं गई? बेचारे जीजू अकेले काम करते हैं और तू कुछ काम वाम करती तो नहीं है। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, ज़्यादा बन मत, तू तो बड़ा काम कर रहा है। यह कौन सा उठने का टाइम है? हाँ तो मैं रात को कितना लेट भी आया था, वो तुझे दिखा नहीं क्या? अरे बड़ी मुझे बोलने वाली, गर्व ने मुँह बनाकर कहा। अचानक ही उसे श्री का ख्याल आया तो उसने आहिरा को देखा। कहा, वैसे वो तुम्हारी ननद, क्या नाम है उसका? आहिरा ने उसे सर से पांव तक घूरते हुए कहा, तुझे क्या करना है उससे? तू क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा हूँ का क्या मतलब यार? घर में रहेगी तो कभी काम हुआ तो पुकारूंगा किस नाम से? वह लड़की बोलकर तभी श्री की आवाज़ आई, सोचना भी मत, यह जो तुम्हारी एक हाथ लंबी जुबान है ना, पकड़ कर खींच दूंगी, समझे तुम? मुझे कोई भोली सी और मासूम सी लड़की तो बिल्कुल मत समझना तुम, और मैं वैसे हूँ भी नहीं। गर्व ने पलटकर उसे घूरा और बोला, मैं तो इंट्रोडक्शन देना चाहिए मैडम, अब इतनी रिस्पेक्ट तो मैं तुम्हें देने से रहा। श्री उसे बराबर से घूर रही थी। उन दोनों का अलग ही चल रहा था। अहिरा ने उन दोनों को देखकर कहा, यार तुम दोनों पहली मुलाकात से लड़ रहे हो, आखिर चक्कर क्या है बताओगे? उसके लिए पूछते ही दोनों एक साथ कहा, इससे पूछो आहिरा। बार बार उन दोनों को देखने लगी, फिर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर मिहिर नाम शो हो रहा था। श्री ने जैसे ही देखा तुरंत जाकर उसके फ़ोन उठाने से पहले ही फ़ोन उठा लिया। उधर से मिहिर की आवाज़ आई, अहिरा, मिस्टर कपाड़िया वाली फ़ाइल कहाँ है? श्री ने मुँह बनाकर बोली, बस यही यही आदत मुझे तुम्हारी सबसे गंदी लगती है। साला आदमी अपनी बीवी को सिर्फ काम के टाइम में क्यों याद करता है? थोड़ी अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? प्यार से पेश आओ या रोमांटिक बातें करो। अभी अभी शादी हुई है तुम दोनों की, ये क्या बात हुई? एक फ़ाइल के लिए तुम फ़ोन कर रहे हो भाभी को? मिहिर ने दांत पीसते हुए कहा, देख श्री, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप से फ़ोन दे आहिरा को, मेरी मीटिंग है अभी। एक तो वो आई नहीं और यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है। श्री को उसकी हालत पर हंसी आ गई और वह हंसते बोली, फिर तुम आदमी कहते हो कि हम सब खुद से मैनेज कर सकते हैं, कर लो मैनेज। मैंने कब कहा यार? मेरा सब कुछ मैनेज करने वाली अपने मायके बैठी है, बात करवा मेरी उससे। श्री ने मुंह बनाकर फ़ोन अहिरा की तरफ बढ़ा दिया। अहिरा ने जैसे ही रुका, उधर से मिहिर बोला, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? ठीक हूँ, कहिए क्या नहीं मिल रहा आपको? अहिरा ने पूछा। मिस्टर कपाड़िया की फ़ाइल कहाँ रखी है तुमने? मुझे अपने केबिन में कहीं नहीं मिल रही। आहिरा ने उसकी बात सुनी तो बोली, वहीं रखी है मिहिर, आपके डेस्क के राइट ड्रॉ में देखिए, मिल जाएगी आपको। मिहिर ने ड्रॉ खोलकर देखा तो फाइल वहीं रखी थी। उसने वह निकालते कहा, मुझे दिखाई ही नहीं दी। थैंक यू यार, तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। उसकी बात सुनकर आहिरा हंस के से मुस्कुराई कि तभी श्री ने उसे पीछे से छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, क्या बात है? कोई बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? ऐसा भी क्या कह दिया भाई ने? आहिरा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई। वह श्री की आवाज़ मिहिर के कानों तक पहुंची तो वो भी हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने आहिरा से धीरे से कहा, सुनो। आहिरा ने तुरंत कहा, जी जल्दी आना यार, तुम्हारे बिना सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। मुझे तो अपना कमरा भी अब अपना कमरा जैसा नहीं लगता। मुझे पता है कि
तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे रह रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारे बिना। मिहिर ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। आहिरा हैरान थी, वो उसे मिस कर रहा था क्या? उसके कहने का क्या यही मतलब था? लेकिन अगले ही पल आहिरा का मुंह बन गया और वह मन ही मन बोली, यह आदमी साफ साफ नहीं कह सकता कि वो मुझे याद कर रहा है। नखरे तो देखो इसके इसके लड़के इस लड़के के इस लड़कियों से भी ज़्यादा नखरे हैं इसके। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी। तो आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।